Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Irfan Ali, and today my topic is regulation of glycolysis. ठीक है। पहले एक लेक्चर मैंने दिया था, ग्लाइकोलाइसिस पे दिया था, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल पे दिया था, और उसके बाद आपके पास जेक एंड एसटी सिग्नलिंग पाथवे पे भी दिया था। आज जो टॉपिक है वो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पे है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस किस तरह रेगुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम, वो आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और आपको बताऊंगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व होता है और कौन सा एंजाइम किस तरह काम कर रहा है। Basically, glycolysis in metabolic pathway of glycolysis step which are reversible is considered। मतलब मेटाबॉलिक पाथवे में ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल होता है और कंसीडर करते हैं रेगुलेटरी स्टेप में। मतलब रिवर्सिबल स्टेप भी होते हैं, इरिवर्सिबल। ग्लाइकोलाइसिस में कुछ स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है। मतलब कुछ मतलब खुद ब खुद चेंज होते रहते हैं, कुछ मतलब एक बार चेंज हुए दूसरे बार वो खुद नहीं चेंज होते हैं, मतलब दोनों होते हैं। ठीक है। और उस बेसिकली रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली तीन एंजाइम रिवर्सिबल ग्लाइकोलाइसिस में रिवर्सिबल एंजाइम में मतलब तीन स्टेप होते हैं बेसिकली। उनमें तीन एंजाइम यूज़ होते हैं बेसिकली उन स्टेप में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हेक्सोकाइनेज होता है, एंड उसके बाद नंबर 2 जो होता है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, और उसके बाद पायरुवेट काइनेज होता है। वन बाय वन इन तीन एंजाइम को वन बाय वन डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह मतलब ये रेगुलेट होते हैं, किस तरह क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज आपको वर्ड से पता चल रहा है कि फास्फो मीन्स फास्फेट, मतलब फास्फेट से निकला हुआ है। ठीक है। और फ्रक्टोज आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं वो काइनेज एंजाइम होता है। ठीक है। ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ये दिस इज़ अ की एंजाइम इन रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मतलब इन मेमल्स में जो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फॉर एग्जांपल हमारे में हो रही है, ये मतलब की एंजाइम होती है। ये की एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। और उसके बाद जो ये एंजाइम काम क्या करता है, ये बेसिकली ये एंजाइम फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। मतलब कि आपने वर्ड में आप देखो कि ये कहाँ से आया है, मतलब फास्फोफ्रक्टो मतलब फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में या डाई फास्फेट में। इसको बिस भी कह सकते हैं, डाई भी कह सकते हैं, दोनों कहते हैं इजीली। वो आपकी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजीली लग रहा है। ठीक है। मतलब फास्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या काम करता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में। ठीक। और इसका एक्टिविटी कैसे है, किस तरह, हाउ इट्स एक्टिविटी कंट्रोल, ये एक्टिविटी किस तरह कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर एटीपी की लेवल हाई हो जाती है तो एलोसेटिकली इनहेबिट करेगा एंजाइम को मतलब अगर एटीपी लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एलोसेटिकली इनहेबिट करेगा एंजाइम की कंस्ट्रक्शन को, और एफिनिटी को, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट की कंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। और उसकी वजह से मतलब वो कहेगा कि मेरे पास एटीपी ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो अपना कंस्ट्रक्शन कम कर दो, एफिनिटी कम कर दो। ठीक है। अगर हाई नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म हो जाते हैं, मतलब हाई नंबर ऑफ एटीपी बाउंड होते हैं रेगुलेट साइड या कैटालेस साइड, तो क्या होता है, फिर क्या होता है, अगर हाई नंबर ऑफ एटीपी रेगुलेट साइड पे या कैटालेस साइड पे बाउंड हो जाते हैं, तब क्या होता है, तब ये होगा कि एंजाइम जाके इनहेबिट हो जाएगा। मतलब इनहेबिट का मतलब आपने पढ़ा होगा, एंजाइम इनहेबिट को फैक्टर में पढ़ा होगा कि वो किस तरह आके एंजाइम को इनहेबिट सबस्ट्रेट की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है तो एक एंजाइम आएगा, वो इन को फैक्टर आएगा, वो आके इसको
इनहेबिट करेगा। इस तरह ये भी मतलब इनहेबिट कर देगा। अगर कैटालाइज साइट पे मतलब या रेगुलर साइट पे एटीपी बाउंड हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इनहेबिट हो जाता है रेगुलर साइट। और अगर अगर इफ़ एटीपी एंड एएमपी रेशो इंक्रीज हो जाता है, अगर if the ATP and AMP ratio increase, then phosphofructokinase will be lower। ठीक, ATP और AMP कंस्ट्रक्शन कम इंक्रीज हो जाता है तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज कम हो जाएगा। अगर if ATP and AMP decrease, then phosphofructokinase will be higher। ये मतलब मैंने आपको बताया रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम होगी, एक चीज़ को कम कर रहे हैं दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक, और ठीक है, उसके बाद जो है इधर एक क्वेश्चन भी बनता है कि वाई इज AMP इज नॉट ATP ऑफ पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। मतलब इसका ये मतलब ये है कि AMP ATP में कन्वर्ट नहीं होता वो, क्योंकि वो पॉजिटिव रेगुलेटर किसका होता है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं फर्स्ट पॉइंट जो है ना वो आपको ATP यूटिलाइज होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, ATP यूटिलाइज होते हैं सेल के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। ठीक, मतलब ATP यूटिलाइज होते हैं सेल के अंदर और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। अगर ATP ज़्यादा हो तो ATP भी ज़्यादा बनते हैं। अगर ATP ज़्यादा ATP यूटिलाइज होते हैं तो ज़्यादा ATP बनते हैं। अगर ATP आल्सो प्रोड्यूस मतलब वो बनते रहते हैं। ठीक, दिस एंजाइम इज इस एंजाइम मतलब वो कौन सा जो ATP को यूटिलाइज करता है ADP में, वो एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम होता है एडिनालेट साइक्लेज एंजाइम। ठीक, और ये एंजाइम मतलब ADP को कन्वर्ट करता है ATP में AMP में। ठीक है, दिस AMP सिग्नल फॉर लो एनर्जी स्टेट्स फॉर एक्ट एज अ एलोस्टैटिक साइड स्टेट एंड रेगुलेटर ऑफ ए कंट्रोल। अगर इफ ATP एंड AMP रेशो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, फिर क्या होगा, फास्फोकार्टोकाइनेज विल बी एक्टिव। मतलब AMP और ATP की कंस्ट्रक्शन कम हो जाए तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज विल बी एक्टिव। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहेबिटेड होता है सिट्रेट के साथ। वाई मतलब फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट हो जाता है सिट्रेट के साथ। क्यों हो जाता है, वाई मतलब इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये मेरे पेपर में भी आया था, सेल बायोलॉजी के पेपर में भी आया हुआ था कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनहिबिट होता है सिट्रेट के साथ। क्यों होता है इसका रीज़न बताना है। 2 पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना, ये अर्ली इंटरमीडिएट स्टेज किसका होता है, क्रेब्स साइकिल का या सिट्रिक एसिड साइकिल का या वही ट्राई कार्बोलिक एसिड का। ये तीनों नाम एक ही है। मतलब ये स्टेज होता है सिट्रेट जो है अर्ली इंटरमीडिएट स्टेज होता है क्रेब्स साइकिल का या सिट्रिक एसिड साइकिल का या ट्राई कार्बोलिक एसिड का। ठीक है, और नंबर दूसरा जो है अगर वेन सिट्रेट लेवल हाई हो जाता है इट मीन्स डेट बायोसिंथेटिक प्रीकसर। मतलब सिट्रेट क्या है, बायोसिंथेटिक प्रीकसर है जिसकी कंस्ट्रक्शन लेवल क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो वो क्या करेगा मतलब वो प्रीकसर को क्या रन करेगा ऑनवर्ड दी एडिशनल जो ग्लूकोज है, मतलब जो एडिशनल ग्लूकोज बन रहा है उसको क्या कहेगा कि आप स्टॉप हो जाएं और मेरे पास ज़्यादा मतलब सिट्रेट की लेवल हाई हो गई है। तो इसलिए वो एंजाइम को कहेगा कि आप एडिशनल ग्लूकोज को बनाना बंद कर दें ताकि जो मेरे पास ज़्यादा जो सिट्रेट बना है उसको पहले यूटिलाइज करूँ। ठीक है, एंड देन इन दिस वे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज विल बी परफॉर्म एक्टिविटी। ये है दोनों क्वेश्चन। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं है समझ आता तो मेरे पास इसके नोट्स पे पड़े हुए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में मैसेज कर दें उधर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है हेक्सोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज आल्सो सेट ऑफ द पीस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है,
मतलब हेक्सोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज मतलब आपस में ग्लाइकोलाइसिस में किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह पीस ऑफ वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेक्सोकाइनेज है वो इनहेबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट। हेक्सोकाइनेज की जो एक्टिविटी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट जो बनाता है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल और then inhibitor of phosphofructokinase also lead of inhibition of hexokinase। ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है, ये भी क्वेश्चन मेरे सेल बायोलॉजी के पेपर में आया हुआ था टर्मिनल एग्जाम में। ठीक है, ये सर ने ये पूछा था कि इनहिबिटर ऑफ फास्फोफ्रक्टोकाइनेज वो लीड करता है इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेज। हाउ मतलब किस तरह कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनएक्टिव, अगर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनएक्टिव होता है देन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इंक्रीज। मतलब पहले तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इनएक्टिव हो जाता है, उसकी दूसरे स्टेप में दूसरा जो पॉइंट है वो ये होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट की कंस्ट्रक्शन को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट ये ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड ये आपस में ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये आपस में दोनों आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का पता है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। ठीक है, ये मतलब आपस में आइसोमर्स हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि 10 दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो इट इनहिबिट सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट, मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट की जो कंस्ट्रक्शन है उसको इनहिबिट कर देगा, देन हेक्सोकाइनेज एक्टिविटी चलता रहेगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है थर्ड मतलब उसके बाद 5वां क्वेश्चन ये सर ने बताया था कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे बट नॉट अ हेक्सोकाइनेज। ये भी सर ने पूछा था। सर ने बताया था कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज किसका पेस मेकर होता है, पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे बट नॉट अ हेक्सोकाइनेज। इसका भी 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट में जवाब देना है बस। बिकॉज ग्लूकोज, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जो पॉइंट है, बिकॉज ग्लूकोज 6 फास्फेट इज नॉट ओनली इन द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लूकोज। एक तो ये है कि ये इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होता ग्लूकोज 6 फास्फेट का, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होता ग्लूकोज का। नंबर दूसरा जो है इट कैन बी कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन एंड ऑक्सीडाइज बाय पेंटोज फास्फेट, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और उसके बाद जो ऑक्सीडाइज होगा फास्फेट पेंटोज फास्फेट पाथवे में। हमें तो हेक्सो शुगर तो बनाना है, हमें हेक्सो शुगर तो बनाना होगा, तो हेक्सो शुगर के लिए मतलब बाद में जो ग्लाइकोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा पेंटोज फास्फेट पाथवे में, देन फर्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में। ठीक है, ये है पॉइंट 2। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आप तक बर वक्त आपको समझ भी आया होगा और आपको अंडरस्टैंड करना भी आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो आपको एक अच्छा सा और टिपिकल सेल बायोलॉजी का टिपिकल मतलब आपको मतलब ऐसा हिंट बताऊंगा कि आपको किस तरह याद हो जाता है ग्लूकोज। क्या मुझे भी बेसिकली इस सब्जेक्ट में मुझे सेल बायोलॉजी में मेरे भी मिड के नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत कम थे। देन आई एम अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट एंड दिस बार मैंने भी ये बार बार इसको इन चीज़ों को पढ़ा, बार बार रिपीट किया और लिखा और इसको समझा कि क्या क्या कहाँ पे बन रहा है, कौन सा इंसान क्या काम करता है, फिर जाके मुझे समझ आया तो क्या क्या वहाँ पे बनते। जब मेरा पेपर आया था तो उसमें बहुत मैंने तकरीबन आधे घंटा या सवा घंटे में मैंने पेपर पूरा किया था, ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप एक बार अगर आपको एक बार नहीं आता उसको बार बार पढ़ें, एक चीज़ आपको नहीं आता उसको बार बार पढ़ें। आप पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपको खुद आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, कभी भूलेंगे नहीं। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है
मुझे सेल बायोलॉजी में बहुत कुछ सीखने को। अब मेरा अभी 6 कंप्लीट हुआ है। मैंने पहले से लेके 5वें सेमेस्टर तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा था। मुझे इस छठे सेमेस्टर के सेल बायोलॉजी में बहुत कुछ सीखने को मिला है। किस तरह पेपर करते हैं, किस तरह पेपर को पढ़ते हैं, किस तरह आपको अंडरस्टैंड करना, उसको किस तरह नंबर आपको हासिल करने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में या किसी NTS में किस तरह एग्ज़ाम लेने, वो आपको मैंने इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन को सब्सक्राइब और लाइक करना, और आपको जो कोई क्वेरी है वो मुझे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता दें, तो आपको मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।